गल्फ कंट्रीज 1990 में युद्ध के एक ऐसे आग में झुलस गई थी जिसमें 2 या 4 नहीं बल्कि 39 कंट्रीज ने एक साथ भाग लिया था। यह युद्ध 1990 से लेकर 1991 के दरमियान हुआ था, जिसमें सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने कुवैत के खिलाफ इन्वेजन किया था। पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि क्रूड ऑयल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से ये युद्ध हुआ था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा थी। गल्फ में हुआ ये युद्ध था वर्चस्व का। गल्फ वॉर 21वीं सदी का पहला युद्ध था जिसमें हाई टेक वेपन्स और मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स एक वॉर को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। 90s में हुए इस युद्ध को जब जनता घर बैठे अपनी टीवी पर देख रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एडवांस वीडियो गेम को देख रहे हैं। इसीलिए इस युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। Saddam was a potential Hitler who must be stopped. War with Iraq could begin at any moment. Allied aircraft have been bombing targets in Iraq and Kuwait all day long. The United States has moved under the code name Operation Desert Storm. हम अगर पास्ट में देखें तो पता चलता है कि एक समय में कुवैत और सऊदी अरेबिया से इराक के काफी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने इन दोनों पर इन्वेजन करने की कोशिश की। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें मोहम्मद रेजा पहलवी को तख्त से हटाकर रेवोल्यूशनरी क्लेरिक रूहुल्लाह खोमेनी खुद ईरान के लीडर बन गए। ईरान में चल रहे इस इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज ईरान की दुश्मन बन गई। दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के लीडर रूहुल्लाह खोमेनी बाकी मुस्लिम देशों से भी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए अपील करने लगे, जिसे कई सारी पर्शियन गल्फ कंट्रीज के लीडर्स ने एक थ्रेट के तौर पर देखा। ईरान में शिया कम्युनिटी भारी आबादी में थी और वही सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक जैसे कई देशों में सुन्नी कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे। बट इस रेवोल्यूशन के कारण इन कंट्रीज में कम आबादी वाले शिया कम्युनिटीज पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था और ऐसा हुआ भी। इराक में शिया के कुछ बड़े लीडर्स थे जो इस रेवोल्यूशन को शुरू करना चाहते थे। ऐसे में अगर इराक की जनता रिवोल्ट कर देती तो सद्दाम हुसैन की गद्दी खतरे में आ जाती और इसीलिए इराकी सरकार ने इन शिया लीडर्स को मरवा दिया, जिस वजह से ईरान और इराक के बीच वॉर की संभावना ज्यादा बढ़ गई। तब कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज जिसमें मेनली सऊदी अरेबिया और कुवैत थे, उन्होंने इराक को ईरान पर वॉर डिक्लेयर करने के लिए उकसाया। इसी दौरान इन देशों ने इराक को सिग्निफिकेंटली आर्थिक मदद पहुंचाई। इसके कुछ ही दिन बाद 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और जल्दी ही ये इन्वेजन युद्ध में तब्दील हो गया। ये युद्ध 1988 तक चला जिसमें चाइना, यूएसएसआर, यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक को भरपूर सहयोग दिया। 8 सालों बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो जीत ना तो ईरान की हुई और ना ही इराक की, लेकिन इसकी वजह से इराक की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। ईरान इराक युद्ध में इराक को सिर्फ बर्बादी और गरीबी मिली। युद्ध में ईरान की हार ना होने से कुवैत और सऊदी अरब दोनों से ही इराक के रिश्ते खराब होने लगे। इसके बाद ये दोनों ही देश अपने कर्ज में दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। इराक की हालत काफी खराब हो गई थी। इस युद्ध के दौरान इराक ने पड़ोसी देशों से काफी कर्ज ले लिया था, जिसे चुकाना अब इराक के हाथ में नहीं रहा। अभी इराक इन परेशानियों से गुजर ही रहा था, तभी वहां सिविल अनरेस्ट फैलने लगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्मी रूल और शक के आधार पर सिविलियंस को टॉर्चर किया जाने लगा। इसी बीच इराक के गवर्नमेंट ने द ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट फरजाद बजोफ्ट पर इजरायली स्पाई होने का आरोप लगाकर उसका मर्डर करवा दिया। इसके बाद इराक ने इजराइल को हड़पे हुए इराकी टेरिटरीज के लिए दबाव बनाने लगा। इन्हीं दिनों सद्दाम हुसैन ने इजराइल को ये धमकी भी दी कि अगर उसने इराकी टेरिटरीज को फ्री नहीं किया तो वो इजराइल पर केमिकल वेपन्स के साथ अटैक करेगा। इस बात से यूएसए को काफी धक्का लगा और यूएसए ने भी अपना हाथ इराक के सर से उठा लिया। युद्ध में हुई भारी तबाही के बाद इराक की कमर टूट गई थी। वहां की बढ़ती बेरोजगारी, पैसों की कमी और युद्ध की भयानक तबाही के बाद इराक के खजाने में कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस वॉर को फंड करने के लिए इराक ने कई देशों से टोटल $60 बिलियन का डेट लिया था, जिसमें ये $16 बिलियन कुवैत का और $26 बिलियन सऊदी अरेबिया का था। ऐसे में इराक ने सऊदी एंड कुवैत पड़ोसी देशों को लिखकर कर्ज माफी मांगी।
लेकिन किसी भी देश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगभग सारे देशों ने ही अपने पैसों के लिए इराक पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इसे लौटाने के लिए उस समय इराक के ऑयल मिनिस्टर इसाम अल चलाबी ने ओपेक कंट्री से ऑयल प्रोडक्शन कम करने की रिक्वेस्ट की थी और खुद ऑयल प्रोडक्शन धीमा कर दिया था, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की अच्छी कीमत मिल सके और कुछ ही वक्त में इराक अपने सारे कर्ज चुका सके। लेकिन यहाँ पर कुवैत ने इराक को परेशान करना शुरू किया। कुवैत अपने ऑयल रिजर्वॉयर से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने लगा, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरने लगी। एक तरफ तो इराक ऑलरेडी आर्थिक तंगी झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर तेल की गिरती कीमतों ने इराक को और परेशान कर दिया। ऐसे में सद्दाम हुसैन ने आप देखा ना ताब और अपनी इराकी आर्मी को कुवैत पर अटैक करने के लिए मोबिलाइज कर दिया। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला कर देता है, जहां कुवैत की फोर्सेस इराकी आर्मी को रोक नहीं पाती है और इन्वेजन के 12 घंटे के अंदर इराकी आर्मी कुवैत की पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेती है। अचानक से हुए इस हमले को जब तक कुवैत या कोई दूसरी कंट्री समझ पाती, तब तक इराक फोर्सेस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इस अटैक के दौरान इराकी आर्मी ने कुवैत के बैंक से करीबन $1 बिलियन भी लूट लिए। इराक इस बात को अच्छे से जानता था कि कुवैत फोर्सेस इस वॉर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, अचानक से हुए हमले से कुवैत के किंग जबर अल अहमद अल जबर अल शबा वहां से भागकर सऊदी अरेबिया में छुप गए और अपने लोगों को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी वहां मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा हुआ भी। उनके भाई शेख फहद अल अहमद अल जबर अल शबा को दसमान पैलेस के आगे लटका दिया गया, जिससे कुवैत के सारे नागरिक को ये समझ में आ जाए कि अब कुवैत इराक के कब्जे में था। इसके बाद कई लोग देश छोड़कर भाग गए और जो पीछे रह गए या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। अब इराक के गवर्नर की गद्दी पर सद्दाम हुसैन अपने चचेरे भाई अली हसन अल मजीद को बैठा देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और कई ऐसे देश थे जो इराक की इस इन्वेजन को पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ समय बाद 2 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 पास किया, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को ये अटैक्स बंद करने थे। पर इराक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुवैत में दुनिया के 10% से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद थे, जिसे वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका अगला टारगेट बहुत जल्द सऊदी अरेबिया होने वाला था। अगर इराक सऊदी अरेबिया पर हमला करके उसे कैप्चर कर लेता तो सद्दाम हुसैन वर्ल्ड के 1/5 से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स का मालिक होता और इस बात को यूएस एंड यूके पहले से ही समझ चुके थे, जिसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हुआ। कुवैत पर अटैक के 4 दिन बाद ही यूएस की एक टीम सऊदी के किंग फहद से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर इराक ने उन पर हमला किया तो अरेबियन आर्मी उसे हरा नहीं पाएगी। वैसे इस इन्वेजन से सऊदी अरेबिया खुद बेहद परेशान था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कई अरेबियन ऑयल रिजर्व्स को भी अपने कब्जे में कर रखा था। अपने देश को बचाने के लिए किंग फहद यूएस अलायंस को अपने एयर स्पेस यूज करने की परमिशन देते हैं। कुवैत की ऑयल रिजर्व्स पर अमेरिका की नजर बहुत पहले से थी एंड जब यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कोऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की, तब यूएस अपना बेनिफिट देखते हुए इराक के खिलाफ आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले यूएनएससी ने इराक पर रेजोल्यूशन 661 के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और रेजोल्यूशन 665 के तहत नेवल ब्लॉकिंग शुरू की। फिर सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए यूएन ने एक कोएलिशन फोर्स बनाई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया जैसे 39 देशों की आर्मी मौजूद थी। अभी भी सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं किया था, बट अब वर्ल्ड लीडर्स सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुके थे और कोलिशन आर्मी का आगाज होना तय था। 29 नवंबर 1990 यूएनएससी रेजोल्यूशन 670 को पास करता है, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 15 जनवरी तक इस इन्वेजन को बंद करना होगा। बट इस वार्निंग का सद्दाम हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि इराकी आर्मी के आगे कोएलिशन फोर्सेस टिक नहीं पाएंगी और अगर ऐसे में अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाती है तो यूएस की जनता वियतनाम वॉर की तरह ही अपनी सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देगी।
वहीं दूसरी ओर कोalition फोर्सेस ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इराक के लिए मास डिस्ट्रक्शन का वेपन यूज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही इराक ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर्डिश मिलिट्री पर किया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोalition फोर्सेस के कई सोल्जर्स को इससे बचने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सद्दाम हुसैन को मिली डेडलाइन के खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही सऊदी अरेबिया में 7 लाख से ज्यादा कोalition फोर्सेस के सोल्जर्स जमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर से बेस्ट पायलट्स, जेट फाइटर्स एंड एयरक्राफ्ट्स इस वक्त सऊदी में मौजूद थे और पूरी तरह इराक के किसी भी हमले से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बट कोalition फोर्सेस के इराक पर अटैक करने से पहले सभी देश इराक को एक मौका देना चाहते थे और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जेम्स बेकर इराक फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से बात करते हैं। इस 8 घंटे की कॉन्वर्सेशन में अमेरिका इराक को कुवैत से पीछे हटने को कहता है, जिसे इराक मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद लड़ाई पर बात आते ही यूएस की वार्निंग इराक को जाती है कि अगर इराक ने वॉर के दौरान कोalition फोर्सेस पर केमिकल वेपन से हमला किया तो अमेरिका उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा। इस आखिरी समझौते का भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो जाता है। 15 जनवरी 1991 को यूएनएससी से मिली डेडलाइन एक्सपायर हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद 17 जनवरी को कोalition फोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स इराक और कुवैत के एरिया में एंटर करते ही बॉम्ब्स गिराना शुरू कर देते हैं। इतने भारी बमबारी का सामना करना इराकी फोर्सेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर कोalition फोर्सेस इराक के कैपिटल बगदाद को सबसे पहले निशाना बनाती है और यहाँ लगातार अटैक्स किए जाते हैं। इसके बाद इराक के रेडार्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर मिलिट्री स्टेशंस और पावर स्टेशंस को तबाह किए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे कोalition फोर्सेस का एम था कि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को पैरालाइज कर दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे इराकी आर्मी को हराया जा सकता था। सद्दाम हुसैन को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी और इसीलिए उसने स्कड मिसाइल्स को इजराइल पर लॉन्च कर दिया। दरअसल इजराइल और अमेरिका के काफी अच्छे रिश्ते थे और लगभग पूरी गल्फ कंट्रीज से इजराइल की दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर इजराइल सद्दाम हुसैन पर वापस अटैक करता तो बाकी के सारे गल्फ कंट्रीज इजराइल के खिलाफ सद्दाम के साइड में आ जाते और 39 देशों की आर्मी अलायंस टूट जाती। ऐसे में अमेरिका ने आगे बढ़कर इजराइल को रिटेलिएट करने से रोका। पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि शायद इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनेगा और रिटेलिएट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है और वो अमेरिका की बात मान लेता है। Eventually, the Israeli Prime Minister Yitzhak Shamir decided not to attack due to the strong pressure from Washington. सद्दाम के स्कड मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका इजराइल को ढेर सारे पेट्रियट मिसाइल्स दे देता है, जिससे कि इजराइल के ऊपर आ रहे स्कड मिसाइल्स बेअसर हो जाते हैं। इसके बाद कोalition फोर्सेस ने इराक के कई ट्रूप्स को मार गिराया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने एक नया प्लान बनाया और बैटल ऑफ खाफजी शुरू हुई, जिसमें इराक सऊदी अरेबिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर कोalition फोर्सेस को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में लड़ना इनमें से कई ट्रूप्स के लिए काफी मुश्किल था। पर एयरफोर्स और कोalition फोर्सेस की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इराक की आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कोalition फोर्सेस अभी भी लगातार बगदाद पर अटैक्स किए जा रही थी, जिसके कारण सद्दाम हुसैन ने कुवैत के करीबन 600 ऑयल वेल्स में आग लगाकर उन्हें बम से उड़ा दिया। सद्दाम के इस फैसले से दुनिया के इकोलॉजी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूरा कुवैत आग से लिपटा हुआ था, जिसके कारण एयर फोर्सेस का हवाई अटैक करना नामुमकिन था। और फिर 24 फरवरी को कोalition फोर्सेस जमीन पर उतरती है एंड इराक की फोर्सेस को कुवैत से बाहर कर देती है। यहाँ पर कोalition फोर्सेस के 2 एम्स थे। पहला, कुवैत को इराक से आजाद कराना और दूसरा, इराक द्वारा छिपकर इजराइल पर अटैक करने वाले फोर्सेस को वीक करना, जिसे 3 दिन में कोalition फोर्सेस ने कर दिखाया। 27 फरवरी 1991 को सद्दाम हुसैन अपने आर्मी को इराक वापस बुला लेता है और इधर जॉर्ज बुश ये घोषणा करते हैं कि कुवैत अब इराक की चंगुल से आजाद हो चुका है। Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met.
इस वॉर के बाद इराक की इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई और आज भी यहाँ के लोग सद्दाम हुसैन के कई गलत फैसलों के नतीजे भुगत रहे हैं। इस टाइम यूएनएससी अगर चाहती तो सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सद्दाम इराक पर कुछ और सालों तक राज करता रहा। इस युद्ध का असर पूरे गल्फ कंट्रीज में तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ इसका असर भारत पर भी हुआ। कुवैत में हजारों भारतीय लोग रहते थे जो कि ज्यादातर वहां क्रूड ऑयल रिफाइनरी और ऑयल वेल्स में काम करते थे। इस इन्वेजन के दौरान कुवैत में करीब 1,70,000 इंडियंस फंसे हुए थे और उन्हें इस वॉर जोन से निकालना बेहद जरूरी था, जिसके लिए तब भारत ने एयर इंडिया फ्लाइट्स की मदद से ऑपरेशन एयरलिफ्ट लॉन्च किया था, जिसमें 1,70,000 लोगों को सिविल एयरक्राफ्ट से इंडिया लाया गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय भारत और इराक के अच्छे रिलेशंस होने के कारण कुवैत में रह रहे इंडियंस को देश से बाहर जाने की परमिशन दे दी गई थी, जिसके बाद करीबन 500 सिविल एयरक्राफ्ट से सबको इंडिया लाया गया। इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंडियन गवर्नमेंट को और भी कई परेशानी आई, जैसे वहां कम्युनिकेशन करना काफी मुश्किल था, जिस वजह से वहां के पूरे हालात समझ में नहीं आ रहे थे। इसी वॉर पर बेस्ड कुछ साल पहले अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट आई थी, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ऑपरेशन कितनी मुश्किलों से भरा था, लेकिन फिर भी एयर इंडिया के टॉप पायलट्स की मदद से ये ऑपरेशन सफल हो पाया। जब भी गल्फ वॉर की बात होती है तब आंखों के सामने वो भयानक मंजर आने लगते हैं जब कुवैत में सैकड़ों कच्चे तेल के कुएं धू धू करके जल उठे थे। इससे ना तो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स की बर्बादी हुई, बल्कि पूरे विश्व के एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ा। लाखों जानें गई, करोड़ों के रिसोर्सेज की बर्बादी हुई और बदले में मिला कुछ भी नहीं। हाँ, इस युद्ध ने आने वाले समय में एक और युद्ध को जरूर जन्म दिया। इस युद्ध के खत्म होने के साथ इराक की स्थिति और भी बदतर हो गई। पहले से ही वहाँ गरीबी और बदहाली थी। गल्फ वॉर के खत्म होते ही इराक टूटने के हालत में पहुंच गया। सद्दाम हुसैन से कई सारे अधिकार छीने गए और वहाँ पर अवेलेबल सारे मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया गया। इराक ने वॉर में करीबन 25,000 से लेकर 50,000 ट्रूप्स खोए और ऑन रिकॉर्ड अपने 1 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को भी खोया। वहीं दूसरी तरफ इस वॉर में कुवैत ने अपने 4,000 ट्रूप्स और हजारों सिविलियंस को खोया और इकोनॉमिकली भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं सऊदी अरेबिया और इजराइल पर भी इस लड़ाई का असर पड़ा था, जो समय के साथ ठीक हो गया। इस लड़ाई के दौरान जब सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर अपने स्कड मिसाइल से हमला किया तो इन दो देशों के कुछ सिविलियंस और ट्रूप्स भी मारे गए और कोएलिशन फोर्सेस के भी 300 ट्रूप्स मारे गए। अगर इस वॉर से हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो करीबन 3.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल पूरे कुवैत के रेगिस्तान पर फैल गया था। वहीं 8 लाख टन ऑयल पर्शियन गल्फ पर फैल गया। इसके अलावा 6 से 8 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल ने पूरे मरीन एनवायरनमेंट को डैमेज किया। कुवैत में जल रहे ऑयल वेल्स से 1000 किलोमीटर तक के एरिया का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया था, जिसका एक्चुअल इम्पैक्ट कुछ समय बाद टर्की में हुआ, जहां मार्च 1991 में ब्लैक एसिडिक रेन हुई, जिसकी वजह से इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। कुवैत के 800 से ज्यादा ऑयल वेल्स महीनों तक जलते रहे, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडियम, हाइड्रोजन कार्बन्स और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफी भारी मात्रा में प्रोड्यूस हुए। इस वजह से सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि आसपास के कई कंट्रीज में लोगों के हेल्थ पर बेहद खराब असर पड़ा। इराक के साइड से वॉर में यूज किए गए केमिकल वेपन्स ने लोगों में भूलने की बीमारी, बोन्स में विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन जैसी बीमारी को कॉमन कर दिया।